हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी कि किस तरह से टाउन इमर्ज होने लगे थे, व्यापार होने लगा था और क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो लोग काम करते थे वो इमर्ज होने लगे थे धीरे धीरे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो ट्रैवलर्स थे, जो घूमने वाले थे, व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड, यानी कि एक मिडिवल टाउन में यानी कि मिडिवल टाइम में अगर किसी कस्बे में किसी टाउन में अगर कोई ट्रैवलर जा रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता होगा, क्या उम्मीदें होंगी उसकी। टाउन बेसिकली कितने टाइप के होते थे? एक तो टेम्पल टाउन जो टेम्पल के आसपास बने हों, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो, यानी कि वहाँ पे राजा रहता हो, राजा की राजधानी हो वहाँ पे वो जगह, या फिर कोई कमर्शियल टाउन यानी कि वहाँ व्यापार बहुत अच्छा था। इसके अलावा पोर्ट टाउन हो सकते थे। पोर्ट टाउन मतलब जैसे आपका ये क्या है, आपको पता है ये ज़्यादातर हम ये ऐसे कैसे कब बनाते हैं, ये होता है जब हम अपने देश के मैप का नीचे वाला साउथ का पोर्शन बनाते हैं तो उसमें पोर्ट होते हैं ना, ये पत्तन होते हैं ना, यानी कि समुद्र के किनारे वाला जो एरिया होता है, जो जहाँ पे जहाज आते हैं उसे पोर्ट, वो पोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो जो पोर्ट टाउन होते हैं या तो वो होते हैं। ठीक है, जो ये चीज़ें होती हैं, ये टेम्पल टाउन वगैरह, यही सब चीज़ें टाउन को एक महत्वपूर्ण जगह दिलवाती हैं। और खासकर कुछ जगह ऐसी बन जाती हैं जो कि हर तरह का टाउन बनती है, यानी कि वहाँ मंदिर भी होता है, वहाँ राजा का शासन भी होता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि नदी के पास भी हो और साथ साथ बाकी सारी चीज़ें, यानी कि व्यापार भी बहुत ज़्यादा उसमें डेवलप हो चुका हो। तो ऐसे टाउन भी आपको देखने को मिलेंगे आपके इंडिया में। देखो यहाँ पे बेसिकली ये मैप है और मैप में दिखा रखा है कुछ टाउन्स को, आपको डीपली पढ़ना है। देखो हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, ये अलग से इंडिकेटेड है, इनके बारे में आप अलग से पढ़ने वाले हो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी आप देखोगे ये समुद्र के किनारे, ठीक है, बहुत सारे तरह के टाउन है। देखो कितने सारे डेवलप्ड है यहाँ पे। कुछ कलकत्ता के बारे में आप देखोगे, यहाँ कलकत्ता, सोमनाथ, अहमदाबाद, ये तो जगह अब आपको पढ़ते पढ़ते मैं आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है आपकी इंडिया में। ठीक है, ये रही है हमेशा से। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की बात करो तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था एक चोला डायनेस्टी। अगर हम बात करें चोला डायनेस्टी के थंजावुर की, तो ये रहा आपका थंजावुर। आपको ये देखो यहाँ नीचे को देखने को मिल रहा है, वो आपको इमेजिन करवा रहा है चैप्टर से। वो हमें कह रहे हैं कि हम यहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे जब हम विजिट करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, इमेजिनेशन करी गई है कि एक तो ये कावेरी नदी के पास है। आप फिर से मैप में देखोगे आपको पास में देखो ये कावेरी नदी मिलेगी। ठीक है, देखिए आपको कावेरी नदी। अगर हम उसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपने सुना, आपको क्या सुनाई देगा, राजराजेश्वर मंदिर का पूरा बेल बजती हुई, यानी कि घंटियां बजती हुई। आपने लास्ट चैप्टर में देखा था ना रूलर्स एंड बिल्डिंग्स में कि राजराजेश्वर मंदिर था यहाँ पे, तो इस वाले मंदिर की घंटी आपको बजती हुई मिलेंगी, जो कि किसने बनवाया था, राजा राज चोला ने। ठीक है, तो उन्होंने बनवाया था। इसके आर्किटेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा तारीफें मिलती हैं। किसे मिलती है? कुंजवरम मल्लन राजा राज पेरुथचन ने, यानी कि इसने इसे डिज़ाइन करा था। अब देखो इसका नाम हमें कैसे पता कि किसने इसे डिज़ाइन किया है, क्योंकि उसने प्राउडली यानी कि गर्व के साथ अपना नाम गढ़वाया है मंदिर की दीवारों पर। इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, तो मंदिर की दीवारों पर उसने अपना नाम गढ़वाया है। इसके अलावा हमें अंदर मिलेगी एक बहुत ही बड़ी शिवलिंग आपको पता है ना, शिवलिंग पे पूजा करते हैं लोग, दूध चढ़ाते हैं, जो ब्लैक कलर की होती है, तो शिवलिंग आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा मंदिर में क्या है, मंदिर में एक मंडप है। उस मंडप में क्या होता है, किंग अपना दरबार चलाता है, यानी कि मंदिर के अंदर ही आगे जाके आपको मंडप दिखेगा जहाँ पे राजा अपना दरबार चलाता है। और इसी के आसपास आपको आर्मी के बैरिक्स भी दिखेंगे, यानी कि आर्मी जहाँ पे उनकी सेना रहती थी वो वाले बैरिक्स भी। यानी कि कितने इंपॉर्टेंट थी ये जगह कि आर्मी के बैरिक्स भी यहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको पता चला कि थंजावुर को क्यों एक इंपॉर्टेंट शहर माना जाता होगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें थी। क्या? एक तो वो टेम्पल भी था उसमें। ठीक है, टेम्पल के साथ राजा का शासक भी वहीं था, कावेरी नदी भी थी, यानी कि वो पोर्ट वाला भी हो गया, नदी है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया जब राजा यहीं बैठता है, और टेम्पल का तो है ही, जहाँ टेम्पल बसते हैं। आपने पहले भी 6th क्लास में देखा था कि बाकी सारे लोग भी बसने शुरू हो जाते हैं, कुछ व्यापारी, कुछ और। अभी आप इसमें भी पढ़ोगे कि किस तरह से टेम्पल की जगह जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे क्या होने लगा, टाउन भरने लगा मार्केटिंग से, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बाजार वगैरह आ गए। किस चीज़ के? ग्रेन्स के, यानी कि अनाज के दानों के लिए, यानी कि व्यापार आने लगे, व्यापारी लोग। मसालों के लिए, कपड़ों के लिए, ज्वेलरी के लिए। वाटर की सप्लाई कैसे होती थी? या तो कुओं से होती थी या टैंक से होती थी। इसके अलावा जो सालिया वीवर्स होते थे, सालिया वीवर्स कौन है? एक तरह की जाति है वहाँ की जो कि बुनाई का काम करती है। तो ये जो लोग थे थंजावुर में, वो क्या करते थे, वो बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाते थे और खासकर मंदिरों के लिए फ्लैग्स बनाते थे। जो उरैयार हैं उनके पास, जब मैंने आपको मंदिर वो आपको थंजावुर दिखाया था मैप में, उसी के पास से आपको उरैयार देखने को मिला था कि उन दोनों ही शहरों के लिए ये प्रोडक्शन करते थे। मंदिर के फेस्टिवल के लिए यानी कि त्योहारों के लिए फ्लैग बनाते थे। इसके अलावा बहुत ही पतले वाले कॉटन से
जो राजा होते हैं, राजा और महाराजा, उनके परिवार वगैरह जो होते थे उनके लिए कपड़े बनाते थे। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाली कॉटन होती है उससे बाकी सब लोगों के लिए अपना वो कपड़े वगैरह सिलते थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको और कौन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे थोड़ी दूर पे जो जगह है सवामी मलाई, वहाँ पे आपको कुछ स्थापति लोग देखने को मिलेंगे, यानी स्कल्पटर जो कि मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो ब्रॉन्ज से कुछ चीज़ें बना रहे होंगे, कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, आइडल्स बना रहे होंगे। साथ में मंदिर के लिए एक बहुत ही बड़ा बैल बना रहे होंगे, बहुत ही बड़ी घंटी बना रहे होंगे जो कि मंदिर में बजेगी। घंटी आपको पता ही है, वो जो घंटी लटकी रहती है फिर आप बजाते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो जो टेम्पल और टाउन्स हैं वो कैसे पिलग्रिमेज सेंटर बन जाते हैं, यानी कि वो कैसे पूजा का स्थान बन जाते हैं। जो थंजावुर है वो भी एग्जांपल है टेम्पल टाउन का, यानी कि एक ऐसा टाउन जहाँ पे पूजा भी होती थी, ठीक है। आपको पता ही है क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा मंदिर जो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न में उसका अर्बनाइजेशन हुआ था। अर्बनाइजेशन होना यानी कि उसका शहर बनना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली शहर बना था, बहुत ही अच्छे से। उसका जो प्रोसेस हुआ है शहर बनने का, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि जो टेम्पल है ना वो ज़्यादातर सेंटर बन जाती है आपकी इकोनॉमी का और आपकी सोसाइटी का। कैसे, जैसे ही टेम्पल होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग आते हैं। इसके अलावा जो टेम्पल्स होते हैं वो बहुत सारी मतलब वहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, फीड करा जाता है, यानी कि क्या होता है कि जो लोग हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है लोगों के लिए, और पुजारियों के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है। जहाँ फेस्टिवल्स की पूजा होती है तो लोग क्या आते हैं वहाँ डोनेशन करते हैं, तो उस डोनेशन की वजह से उनका काम चलता है, वो पूरा काम कर पाते हैं, ठीक। एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कैसे एक जो वैक्स है उसके साथ, उस वाली टेक्निक के साथ क्या बनाते थे, ये अपनी मूर्तियाँ बनाते थे। हम लोस्ट वैक्स की बात करने वाले हैं। जो ब्रॉन्ज होता है हमको पता है कि वो एक अलॉय होता है ना, यानी कि ना नॉन मेटल होता है ना मेटल होता है, वो मिक्सचर होता है कॉपर और टीन का। तो जो भी मिक्सचर होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अलॉय, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज है उसमें अगर हम टीन की मात्रा ज़्यादा कर दे तो ऐसा मटेरियल बनता है जो कि बेल की आवाज़ देता है, बेल लाइक साउंड करता है। तो चोला लोगों के स्टैचूज थे बहुत सारे, तो वो स्टैचूज किससे बनवाते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अभी लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, यानी कि लॉस्ट वैक्स यानी कि वैक्स कहीं ना कहीं खो जाता है इनका, यानी कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, सबसे पहले वैक्स से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो आपको नीचे फोटो भी दे रखा है। मान लो ये ऐसे ही हमने एक स्क्वायर से ले लिया, ठीक है, ये है वैक्स का, ठीक है, ये पूरा वैक्स का है। इसके ऊपर कवर कर दिया इन्होंने मिट्टी से, यानी कि मिट्टी से एक लेयर लगा दी, ठीक है। फिर इस मिट्टी में क्या कर देंगे, ये छेद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मिट्टी से छेद कर दिया और इसे सूखने दिया अच्छे से। अब ये सूख गया, सूखने के बाद मिट्टी टाइट हो जाएगी। फिर क्या होगा, उसे गर्म करेंगे और जो वैक्स है वो पिघल के इन छेदों से बाहर आ जाएगी, जो भी उन्होंने छेद किए थे आ गई वो बाहर, ठीक है। जैसे ही वो बाहर आ गई, अब वो मिट्टी की बची है सिर्फ। अब उस मिट्टी के ऊपर क्या करेंगे, ये मान लो वो मिट्टी वाला स्ट्रक्चर बचा, इसके ऊपर गरम गरम वो ब्रॉन्ज डाल देंगे। तो ब्रॉन्ज क्या होगा, पूरे मिट्टी पे पिघलेगा और ऐसे ही शेप ले लेगा जैसे कि उस मिट्टी की स्ट्रक्चर की है। उसके बाद क्या होगा, बाद में धीरे धीरे सूखने वूखने के बाद जब वो टाइट हो जाएगा, उस पर क्या बना देंगे, उस पर जो मिट्टी विट्टी है वो सब हटा देंगे और वो हमारे स्ट्रक्चर किसका तैयार हो जाएगा, ब्रॉन्ज का। तो ऐसे स्ट्रक्चर तैयार होते थे। इस टेक्निक को क्या कहते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। आया समझ में। आपको एक मूर्ति दे रखी है जो कि किसकी है, मतलब ये कृष्णा की है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमोन कालिया, ठीक है। जो कालिया सर्प था उसको जब हराते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर इसमें दिखा रखा है कि उन्होंने वो पकड़ रखा है, ठीक है। जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ होती हैं वो पैसे वगैरह फाइनेंस करती हैं, ठीक है। व्यापार वगैरह होता है इनसे, बैंकिंग टेक्नोलॉजी मतलब बैंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि बैंक वाले काम बहुत सारे होते हैं। कैसे, जैसे लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट वगैरह आते हैं, वर्कर्स आते हैं। मान लो अब देखो, पुजारी भी आएंगे, काम करने वाले आसपास वाले लोग भी आएंगे, क्योंकि जब मंदिर बनेगा आर्टिशन भी आएंगे, हमने देखा मूर्ति की ज़रूरत होती है। व्यापारी भी आएंगे क्योंकि कोई फल लेगा, फूल लेगा, ये सारे लोग ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये लोग आसपास के शहरों में सेटल हो जाते हैं, आसपास की जगहों पे सेटल हो जाते हैं, शहरों में नहीं, उसी शहर में अलग अलग जगहों पे सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से एक टेम्पल टाउन ग्रो कर जाता है। और जब एक टेम्पल टाउन ग्रो कर जाता है, उसके एग्जाम्पल उन्होंने बता रखे हैं, जैसे एक बिलस्वामिनी है जो कि विदिशा में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको पता है हमारे उसके बीचों बीच। गुजरात आपको पता है ऐसे वाली शेप दिखेगी इंडिया में, है ना। तो गुजरात के सोमनाथ में जब आप उसी मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो भी एक क्या था, टेम्पल टाउन था, इनकी टेम्पल के चारों तरफ बना था। इसके अलावा मदुरई में, तमिलनाडु में जो है मदुरई, और आंध्र प्रदेश में आपको ऐसे ही शहर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ना। अब चलो आगे देखते हैं, हमारा टेम्पल टाउन कंप्लीट होता है। अब देखो, जो पिलग्रिमेज है सेंटर्स ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। अब ये जो सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो पूजा के स्थल होते हैं, वो टाउनशिप में बदल जाते हैं। कैसे, मतलब एक प्रॉपर टाउन इमर्ज होने लगता है। उत्तर प्रदेश की अगर आप वृंदावन की बात करो, और यहाँ तमिलनाडु के किस देश की बात करी गई, तमिलनाडु के किस शहर की,
तिरुवन्नमलाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कुछ एग्जाम्पल है कि जो टाउन्स बन गए। अगर आप राजस्थान की स्पेशली बात करो, मतलब जो अजमेर है, अजमेर का जो राजस्थान है, जो कि कैपिटल थी चौहानों की, ठीक है, 12th सेंचुरी में, वो बाद में सूबा बन गई थी मुगलों का। ठीक है, मुगलों का सूबा बन गई। वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो रिलीजियस है, यानी कि जो धर्म है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ को एग्जिस्ट करता है, यानी कि वहाँ शासक भी होते हैं और यहाँ वहाँ धार्मिक लोग भी रहते हैं और पूरा टाउन बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। कैसे, वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या थी, एक सूफी संत थे वो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पे दरगाह थी। कौन थे वो? सूफी संत थे, जिसके बारे में आप चैप्टर 8 में भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वो 12th सेंचुरी में क्या करते थे, बहुत सारे जो भक्त थे उनके वहाँ पे आते थे, जो कि अलग अलग पंथ से होते थे। ठीक है, जो अजमेर है वो एक तरह से जो पुष्कर लेक है उसके पास था, तो वो पिलग्रिम्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। यानी कि अजमेर में कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, जिनकी दरगाह थी, वहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग आते थे उनसे मिलने, भक्तों की तरह। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इससे वो धीरे धीरे वो जो टाउन था वो डेवलप हुआ। अगर आप बात करोगे नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, जब आपके टाउन्स बन जाते हैं तो उनका एक नेटवर्क क्रिएट होने लगता है, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। कैसे? अगर आप 18th सेंचुरी की बात करो तो पूरा जो देश था वो कुछ डॉट्स में बटा हुआ था, जिन्हें आप सेवरल स्मॉल टाउन्स कह सकते थे, कि कुछ टाउन्स यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। और जब एक टाउन होता है, टाउन ग्रुप होता है किसका? बड़े बड़े गाँवों का। ठीक है, बड़े बड़े गाँव से मिक्स होकर एक टाउन बनता है। ठीक है, और उनमें क्या होता था, बेसिकली मंडपिका होती है, इनकी जिन्हें हम मंडी कहते हैं। मंडी कहते हैं ना सब्जी मंडी, यानी कि वहाँ पे थोक में सब्जी मिलती है। ठीक है, और मंडी हर सामान की मंडी भी हो सकती है, बाकी सामानों की भी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, विलेजर्स सामान खरीदते बेचते थे, इसलिए उसे मंडी कहते थे। उसके अलावा कुछ मार्केट की गलियाँ होती, जिसे आप हट्टा यानी कि हाट कहते हो। आप आज भी बाजार को कुछ लोग हाट कहते हैं। हाट में जाने, गांव के लोग हाट बोल सकते हैं। आपने अगर कृष्ण लीला कुछ देखी होगी तो उसमें भी हाट वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस वक्त वर्ड का मतलब उस टाइम का वर्ड है ये, जो कि यूज़ किया जा रहा है शॉप्स की लाइन के लिए, जिसमें लाइन में शॉप लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसके अलावा क्या है, कुछ स्ट्रीट में आपको कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिशन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कोई मटके बनाता हुआ, कोई ऑयल निकालता हुआ, किसी का शुगर मेकर चीनी बनाता हुआ, कुछ और बनाता हुआ, कुछ स्मिथ यानी कि कारगा आके कुछ काम करता हुआ, कुछ पत्थर से कोई चीज़ बनाता हुआ, और खासकर जो कौन होते हैं पत्थर से मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, और जो मिस्त्री होते हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ व्यापारी होते थे जो एक ही टाउन में रहते थे, कुछ एक टाउन से दूसरे टाउन में लगातार घूमते रहते थे। ठीक है, और क्या करते थे वो, घूम घूम के एक जगह से लोकल सामान लिया, दूसरी जगह पर जाके बेच दिया। तो इससे क्या होता था, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता था। जैसे मान लो नमक है, वो गुजरात के पोर्ट पे बनेगा जाके, क्योंकि वहाँ समुद्र है, तो समुद्र के किनारे नमक बनता है। तो उत्तर प्रदेश वाले इलाके के आसपास तो वो नहीं है, समुद्र नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ के लोग नमक नहीं खाते। तो वो गुजरात से जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये कौन करते हैं, ये जो कुछ व्यापारी होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते थे, वही लोग। इसके अलावा सैफरन की बात कर लो या काली मिर्च वगैरह की बात कर लो, तो ये मसाले कहाँ मिलते हैं, ये मसाले केरला में मिलते हैं, यहाँ पे नीचे। लेकिन खाता तो पूरा देश है ना, अलग अलग जगह। तो अलग अलग जगह ये व्यापारी ही इन्हें लेके जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है आपके एक सिटी मार्केट की, कैसे लोग सिटी में जा रहे हैं और व्यापार वगैरह चल रहा है इनका। ठीक है, अगर आप उसके अलावा देखें, यूजुअली जो सामंत होते थे, सामंत कौन होते थे, जो ज़मींदार होते थे। ज़मींदार कौन होते थे हम? ज़मींदार वो लोग होते थे जिन्हें टैक्स लेने का राइट होता था, कि वो लोगों से टैक्स ले सकते हैं। और खासकर वो धीरे धीरे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने लगे थे, कि वो थोड़ा कानून का ख्याल रखें। तो वो अपने इलाके को फोर्टिफाइड रखते थे, यानी किले नुमा रखते थे, कि किला बना रहेगा तो सुरक्षा ज़्यादा बनी रहेगी। तो ऐसे बड़ा सा किला वगैरह बना लेते थे। ठीक है, टाउन्स के चारों तरफ। और क्या करते थे, व्यापारियों से टैक्स लेते थे। जो आर्टिशन यानी कि जो हाथ से काम करते हैं, उन लोगों से काम वो ले लेते थे टैक्स। खासकर जो व्यापार की चीज़ें होती है, जिससे कुछ मतलब कुछ भी जो आर्टिकल्स वगैरह व्यापार के लिए काम आ रही हैं, उनसे वो टैक्स लेते थे। इसके अलावा वो अपने उनका जो अधिकार था ना, क्या टैक्स लेने का अधिकार था, उसे डोनेट कर सकते थे। यानी कि अगर कोई क्या है, कोई इंसान है जो कि जिसके पास अधिकार दिया है राजा ने कि भाई तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है, ये अपने इस अधिकार को दान भी कर सकते थे, किसी मंदिर को दे सकते थे कि अब वो मंदिर वाले लोग आपसे टैक्स लेंगे, मैं नहीं लूँगा। तो वो इस टैक्स को भी मतलब इस काम को भी दान कर सकते थे। इतना उनके ऊपर क्या था, पावर था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें लेना है, वो कभी कभी दान भी कर देते थे। और इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शन में, यानी कि पत्थर पे गाड़ गाड़ के, कि इस महान मर्चेंट ने, इस महान सामंत ने अपना वो दान कर दिया, मंदिर को दे दिया। तो मंदिर की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी, और आज भी है, ये आपको पता ही है। एक देखो, एक वुड कार्वर है, यानी कि जो लकड़ी पे खोद के डिज़ाइन बनाता है। इसकी फ़ोटो आपने देख ली। चलो अब आगे करते हैं। टैक्सेस ऑन मार्केट्स। मार्केट में टैक्स किस पे लगता था? अगर आप राजस्थान के कुछ इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे, राजस्थान से मिले हुए कुछ इंस्क्रिप्शन, तो आपको पता चलेगा कि किस किस चीज़ पर टैक्स लगता था। टैक्स लगता था चीनी पे, गुड़ पे। ठीक है, चीनी पे, गुड़ पे, वो ठीक है, डाइस पे, धागे पे, कॉटन पे, कोकोनट, सोल्ट,
और जितना भी बटर, शीशम ऑयल, क्लोथ, सब पे टैक्स लगता था। इन सब पे टैक्स लग के ट्रेडर्स कमाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेटल गोल्ड्स हैं, कोई कुछ भी डिस्टिलर वगैरह है, खाने वो गायों का चारा है, उन सब पे टैक्स लगता था। और ये जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता था? ज़्यादातर कैश में कलेक्ट किया जाता था, या फिर कभी कभी कुछ चीज़ों में भी कलेक्ट कर लिया जाता था। मतलब कि मान लो 5 किलो की फसल है, उस पर टैक्स लग रहा है कि लगभग 500 ग्राम दे दो, तो फिर वो फसल ही दे देता था। ज़रूरी नहीं कि पैसे दो, कभी कभी पैसे और कभी कभी फसल। तो ये सब कुछ इनका चलता था। ठीक है, अगर अब हम आगे चलते हैं। ट्रेडर्स बिगिन स्मॉल, व्यापारी भी तो छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो भाई होते थे, जैसे हो ही सकते हैं। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत सारे तरह के व्यापारी थे। दीज इंक्लूड द बंजाराज, इनमें कौन कौन थे? बंजाराज भी आते थे, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये क्या करते थे? ये व्यापार करते थे, स्पेशली घोड़ों का। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के चलते थे, जिससे कि ये नेगोशिएट कर सकें। यानी कि अगर कोई बड़ा सा ग्रुप है, वो कुछ बेच रहा है सामान, ठीक है, अगर ये सब ग्रुप में नहीं होते, अलग अलग होते, मान लो इसने कहा कि 10 रुपये का 1 किलो चावल दूंगा, इसने कहा वो 10 का दे रहा है, चलो मैं 9 का ही दे दूंगा, इसने कहा मैं 8 का ही दे दूंगा, इसने कहा मैं 7 का ही दे दूंगा, क्योंकि इन दोनों में तो, इन सब में तो कोई लिंक नहीं है, ये तो चाहेंगे मेरा बिक जाए। ठीक है, तो इस वाले को भी मजबूरन साथ में ही बेचना पड़ेगा, तो इसके साथ तो गलत हो गया, भले ही उसका 10 रुपये का ही हो। ठीक है, क्योंकि इसने 7 का कह दिया, तो इसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे? ग्रुप्स बनाते थे। ग्रुप्स कैसे बनाते थे हम? अगर मान लो ये हैं और इतने सारे व्यापारी हैं, तो अपना ग्रुप बना लिया कि भाई 10 से नीचे तो कोई भी नहीं देगा। अब कोई भी नहीं देगा, तो इससे मोल भाव करने में आसानी होती थी, थोड़ा इनके पास भी अधिकार होता था, और जो लोग हैं वो भी मोल भाव करने से थोड़े ना झुकते, तो नेगोशिएशन हो सकता था। ठीक है, चाहे वो घोड़े खरीदने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, वॉरियर्स के मतलब जो योद्धा होते थे वो घोड़े खरीदते थे ना, उनके लिए। इसके अलावा जैसे ही ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स, क्योंकि उन्हें अलग अलग किंगडम्स से जाना होता था, जंगलों से जाना होता था, तो वो प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ क्या करते थे? कारावेंस, यानी कि समूहों में चलते थे, और अपने खुद की गाड़ियाँ वगैरह रखते थे, जिससे कि वो वहाँ रह सके अगर उन्हें कुछ ना मिले। ठीक है, वो अपने ग्रुप बनाते थे, जिसे हम गिल्ड कहते हैं। गिल्ड क्या होता है? व्यापारियों का ग्रुप। ठीक है, इससे क्या होता है कि भले ही जब वो साउथ इंडिया में जाते हों, 8th सेंचुरी के बाद ही वो साउथ इंडिया से अलग गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब वो हर जगह घूमने लगे थे। अब वो फेमस थे कि स्पेशली कहाँ पे? मानीग्राम में और नाना देसी। ठीक है, ये कुछ फेमस ग्रुप्स थे। ये क्या करते थे? अब धीरे धीरे कहाँ कहाँ जाने लगे थे? अलग अलग जगह, साउथ एशिया में, चाइना में भी ये ट्रैवल करने लगे थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि वो नेगोशिएट कर सकते थे, क्योंकि उनका एक ग्रुप होता था। कुछ अब देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये चीज़ थी कि जो इलाके थे, मतलब कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी, कुछ ग्रुप ऐसे थे, जैसे चेटियार्स और मारवाड़ी ओसवाल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरे देश में। ठीक है, अगर आपने तारक मेहता देखा होगा तो आपने सुना होगा कि जेठालाल अपने आप को कहता है मैं कच्ची माणूस हूँ, कच्ची व्यापारी हूँ, ये सब करता रहता है, बहुत प्राउडली फील करता है। तो ये प्राउड कहाँ से आया? क्योंकि गुजरात के जो ट्रेडर्स थे, गुजरात के ट्रेडर्स स्पेशली जो हिंदू बनियाज होते थे और मुस्लिम बोहराज होते थे, ये बहुत ही अच्छा व्यापार करते थे। उन्होंने अपने व्यापार को बहुत फैलाया, कहाँ कहाँ तक? रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यानी कि पूरी दुनिया में फैलाया। ये रेड सी वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप और एशिया के बीच वाला एरिया मिलेगा आपको। ठीक है, पर्शियन गल्फ भी वहीं है। ईस्ट अफ्रीका आपको पता ही है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके ईस्ट वाला जो पोर्शन है, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इन सब में, चाइना में उन्होंने अपना व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ाया। ठीक है, इसके साथ क्या दे रखा है उन्होंने? कुछ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इन सबको भी वो एक्सचेंज करते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। वो क्या करते थे? इन एक्सचेंज के बदले क्या मिलता था? सोना मिलता था अफ्रीका से, और अफ्रीका के आइवरी। आइवरी क्या होता है? जैसे हाथी का दांत वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था ना, तो ये सारी चीज़ें लेते थे। ठीक है, वो जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले, टिन, ये सब चाइनीज़ पोट्री और सिल्वर फॉर्म, ये सारी चीज़ें साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लेते थे। यानी कि जो जहाँ की चीज़ें थी स्पेशल, वहाँ से वहाँ की चीज़ें ले ली और अपनी चीज़ें उन्हें दे दी। यही पहले का ज़्यादातर व्यापार होता था। अगर आप इसके बाद देखेंगे, जो टाउन्स थे जो स्पेशली वेस्ट कोस्ट पे हैं, वर होम टू अरब, यानी कि यहाँ से अरब, या ये अरब लोगों का घर बन गए। जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो वेस्ट कोस्ट हुआ ये वाला कोस्ट। ठीक है, तो जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन लोग आए? अरब से लोग आए, पर्शिया से लोग आए, चाइना से लोग आए, जूइश, सीरियन, क्रिश्चियन, ये सारे व्यापारी आए। ठीक है, ये किस लिए आए थे? भारत के मसालों के लिए, कपड़ों के लिए। ठीक है, जो रेड सी पोर्ट अभी हमने देखा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकते थे, और वहाँ से रेड सी से किसने ले लिया? इटली वालों ने ले लिया। जब आप देखोगे मैप में, तो रेड सी आए और इटली यहीं देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा चला, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनसे मिलता था, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि मौसम देश का हमें पता ही है, दुनिया का कितना अलग अलग है, हर जगह सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये जो सामान है, जैसे काली मिर्च है, अदरक हो गया, सूखी अदरक हो गया, ठीक है, या फिर कोई वो
दाने जो आपके खड़े मसाले होते हैं ये सब कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर चेन्नई में उगते हैं। उसके किसकी वजह से, उसके मौसम की वजह से। तो कॉटन क्लॉथ और ये मसालों के लिए जो यूरोपियन लोग थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे भारत की तरफ। ठीक है, तो इसका ही वो लोग फ़ायदा उठाते थे, मतलब जो व्यापारी थे उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा उनका मिलता था। ठीक है, और धीरे धीरे इन व्यापार और जगहों पे बहुत सारे चेंज आने लगे। अब वो चेंज कैसे कैसे आने लगे हम देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे काबुल की बात दे रखी है। काबुल आज के अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, पाकिस्तान के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ का इलाका बता रखा है, वो बता रखा है पॉलिटिकली और कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे था कि जो काबुल और कंधार वाला इलाका था वो लिंक था सिल्क रूट से, यानी कि जब आपने अभी पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा था ना सिल्क रूट, लास्ट चैप्टर्स में, कि कैसे चाइना से जो सिल्क था वो सारे इलाकों में फैला, तो उनमें से एक जगह कांधार भी पड़ती थी। तो सिल्क रूट के थ्रू भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। यहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था बहुत अच्छा। ठीक है, रूटीन में था, और यहाँ से जो लोग थे वो जाते थे। जैसे 17वीं सेंचुरी की बात करें, डायमंड मर्चेंट थे, यानी कि हीरे का काम करने वाले व्यापारी थे, जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट तेवेनियर। वो कहते हैं कि वहाँ पे घोड़े का जो व्यापार होता था लगभग 30,000 रुपये एनुअली, यानी कि एक साल में 30,000 रुपये तक का होता था। और उस समय का 30,000 रुपये तो समझ लो कि आप कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना महंगे वाली बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारा सामान जाता था कैमल्स पे लद के। कौन कैसा, ड्राई फ्रूट चले गए, डेट्स, कारपेट, सिल्क, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह कहाँ मिलते हैं, सूखे इलाके में मिलती हैं, जो कि इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि देश में, इंडिया में कहाँ से आती थी, काबुल से। काबुल का है अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको मैप में सारी चीज़ें दिखा दूंगी। ठीक है, आप एक साथ नोटिस कर लेना सबको। ठीक है, अगर आप आगे बात करो तो क्राफ्ट इन टाउन, टाउन में कैसे क्राफ्ट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे। तो आपने विश्वकर्मा ऋषि का नाम सुना होगा। वो एक तरह से ब्राह्मण, वो भगवान के क्या माने जाते थे, आर्किटेक्ट माने जाते थे, जो भगवान के घर बनाते थे, भगवान की चीज़ें ठीक करते थे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ भी कुछ जाति को, पांचाल्स को कहा क्या 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 कहा गया, विश्वकर्मा। ये एक ऐसी कम्युनिटी होती थी जिसमें सुनार, लोहार, लोहार, सुनार, ब्रोंज से काम करने वाले, कारपेंटर्स वगैरह, ये सारे लोग आते थे, क्योंकि विश्वकर्मा के नाम पे इनकी जाति का नाम पड़ा था। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, जो बीदर एक जगह है कर्नाटका में, एक शहर है, वो बहुत फेमस था किस लिए, अपने कॉपर और सिल्वर पे काम के लिए। तो इस तरह की क्राफ्ट को ही, इस तरह के डिज़ाइन को, इस तरह की टेक्निक को ही बिदरी नाम दे दिया उस जगह के नाम पे, क्योंकि बीदर का बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, बिदरी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे क्या, महलों का बनना, बिल्डिंग्स का बनना, टैंक्स का बनना, रिजर्वेयर का बनना, इन सबको जॉब्स मिलती थी जैसे ही वो काम होता था। और खासकर जो सलियार के जो वीवर्स थे, यानी कि जो बुनते थे, काई कोलर्स के जो वीवर्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। वो बहुत अच्छे से अपना डोनेशन वगैरह मंदिर को देती थी। वीवर्स होके भी सोचो कि कपड़ा बनाते हैं और वो डोनेशन दे रहे हैं मंदिर को, यानी कि अच्छा खासा इनका डेवलप सारी चीज़ें थी। क्लोथ बनाते थे, कॉटन की सफाई करते थे, स्पिन करते थे, उन्हें डाई करते थे, डाई करना मतलब उस पर कलर देना, और इंडिपेंडेंटली सारा काम करते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ये शॉल का एक डिज़ाइन दे रखा है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे जैसे शॉल का डिज़ाइन है, आपको यहाँ पे कुछ शायद क्या है, यहाँ पे ब्रास का एक ब्लैक ओवरले है, यानी कि 11वीं सेंचुरी कैंडल स्टैंड, कैंडल रखने की जगह, मोमबत्ती स्टैंड है ये, जो कि ब्रास का है, और ऊपर ब्लैक ओवरले, यानी कि बाउंड्री, यानी कि जो डिज़ाइन हो रहा है कुछ कुछ ब्लैक से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप बात करते हो तो चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन्स, किस तरह से टाउन्स का जो फ्यूचर फॉर्च्यून था, यानी कि उनका लक था, कैसे वो अनफॉर्चुनेट होता जा रहा था, यानी कि वो अनलकी होते जा रहे थे। सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद आपको पता है बहुत फेमस है, वेंट ऑन टू बिकम द मेजर कमर्शियल सिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यापारिक नगरी बनते जा रही थी, शहर बनता जा रहा था। बट अदर लाइक तंजावुर जैसे इलाका अभी हमने पढ़ा था, किसका था वो, चोलाज वाला, नीचे वाला, धीरे धीरे श्रैंक हो रहा था, यानी कि कम होता जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंस उसकी कम होती जा रही थी। इसके अलावा जो मुर्शिदाबाद है, जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, भागीरथी नदी के पास, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, रोज हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, और कैपिटल बन गया था बंगाल की 1704 में। ठीक है, और ये डेक्लाइन हुआ आगे जाके सेंचुरी में, और जाके जब इंग्लैंड वगैरह लोग आ गए और वो अपने सस्ते काम करने लगे, मिल में बनाई हुई, यानी कि मशीन्स के से बनाई हुई चीज़ें ले आए, तो बाद में 100 साल बाद जाके ये जो कैपिटल थी इनकी, जो हमने जगह का नाम बताया मुर्शिदाबाद, इसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो हमारे ट्रेडिशनल जगह थी उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो रही थी। ठीक है, अब आपको पता चला कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कैसे कैसे था, व्यापारिक नगरी कैसी होती है, मंदिर वाली नगरी कैसी होती है। ठीक है, कैसे व्यापार बस जाता है मंदिर के साथ साथ, और राजा क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नगरी में, और वो क्यों किले वगैरह बनाता है, इससे सुरक्षा वगैरह कर सके, हमने ये सब पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्या, कि किस तरह से हम्पी वगैरह का हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। हम्पी का हम 3 शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन से हैं वो शहर, हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।